BA तृतीय वर्ष, षष्ठ सेमेस्टर, हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र में हम बात करेंगे आज परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वही हम चर्चा करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। मानस की धर्मभूमि, शिरीष के फूल, सदाचार का ताबीज, लिखने का दर्द, विनोबा के साथ 2 दिन, रामा, मानुष बने रहो, जूठन, इन सभी से जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी जो प्रश्न हैं, उनकी हम बात करेंगे। और जो आगे आप देख रहे हैं लेखक हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। चलो शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले कौन है? मानस की धर्मभूमि, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो मानस की जो धर्मभूमि लिखा है वो किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो देखो भैया, इनसे भी प्रश्न पूछे जाने हैं। जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, सुनते रहिए भैया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिला के अगौना नामक गांव। इनके गांव का नाम खूब पूछा जाता है। और कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। और इनके पिताजी का भी नाम पूछा जाता है। तो पिता का नाम क्या है? पंडित चंद्र बली शुक्ल, पंडित चंद्र बली शुक्ल जी। तो इनके जो बहुत अधिक जो रचना पूछी जाती हैं वो हम आपको बता दें। देखो, इन्होंने जी अनुदित ग्रंथ भी लिखे हैं और संपादित ग्रंथ भी, और इनके मौलिक ग्रंथ भी हैं। तो देखो, इसमें जो संपादित ग्रंथ हैं, सुनो, तो उसमें तुलसी ग्रंथावली, ध्यान से सुन लीजिएगा, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार है। और इसमें से मौलिक ग्रंथ जो है, मौलिक ग्रंथ में 2-3 रचनाएं मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछी जाती। वो है चिंतामणि। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जिसमें ये पूछा ना जाता हो। तो पुनः सुनिए, चिंतामणि। अच्छा, इसके बाद और दूसरी रचना इनकी जो 11 वर्ष का समय, बहुत ज़्यादा पूछी जाती। उम्मीद है ये तो आपको मिलना ही मिलना है, 11 वर्ष का समय। तो मैंने आपको कौन सी रचना बता दी, पुनः सुनो, चिंतामणि और 11 वर्ष का समय। बिल्कुल 2 रचनाएं बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा पक्का। और एक रचना इनकी और मैं आपको बताऊं, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये तो आप सबकी जुबान पर होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अपना ये बात सुन लीजिएगा, मानस की धर्मभूमि की यदि रचनाकार भी पूछ दे तो आपको पता ही हो गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अच्छा, इसकी विधा भी पूछी जा सकती है। इसकी विधा क्या है? तो विधा इसकी क्या है? ये विधा है निबंध है। मानस की धर्मभूमि की विधा क्या है? निबंध है। और मानस की धर्मभूमि की जो मुख्य बात क्या है, एक मुख्य लाइन है जो बहुत जो धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम क्या है? भक्ति है। बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। बिल्कुल ये लाइन याद कर लीजिए पक्का पक्का। अच्छा, इसी पाठ के अंतर्गत पूछ भी सकते हैं तुलसीदास जी से किस भक्ति मार्ग के थे। तो जैसे सगुण या निर्गुण या ज्ञानाशय या प्रेमाशय, इस बात के भी पूछ सकता है। तो तुलसीदास जी जो थे, आपको पता है, सगुण में रामाशय शाखा के। यदि ये विकल्प ना हो तो हो सकता ये पूछ ले किस, जिसे कर्म मार्गी थे या ज्ञान मार्गी थे, ऐसे पूछ ले तो आपको बताना है भक्ति मार्ग के थे। और मानस की धर्मभूमि के पाठ के अंतर्गत एक लाइन आती है, जाके प्रिय न राम वैदेही। पुनः सुन लीजिएगा, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजी कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो ये पंक्ति पूछ सकता है किसकी लिखी हुई है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। और देखो, आपको रामचरितमानस से संबंधित में घटना तो पता ही है, उसे संबंधित इसमें से घटना बताई गई है। जैसे पूछ भी सकता है, जैसे पूछे राम ने जो है सीता को घर से क्यों निकाला, सब आपको पता ही होगा। कैकेयी ने सारा अनर्थ किसके लिए किया, ये भी पता होगा ना। तो जैसे पूछे रामचरितमानस में घर का भेदिया किसे कहा गया, ऐसे इसी प्रकार से इस पाठ में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये इसमें से यदि खाली समय व्यर्थ में नष्ट करना मुझे है, इसके विषय में आपको पूरा पता होगा।
इसके बाद में जो है विशेष बातें मैं बताता हूँ। पूरा वीडियो आप सुनते रहिएगा, जिससे आपको लाभ जरूर मिलेगा, पक्का निश्चित मिलेगा। शिरीष के फूल। तो शिरीष के फूल में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो फटाफट सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए भी समय बहुत कम है। तो इसको लिखा किसने है? शिरीष के फूल किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अच्छा, यहीं पे एक और बात सुनिए, शिरीष के फूल जो है इसकी विधा क्या है? बहुत ध्यान से समझ करके आपको इसका जो है उत्तर देना है, और विधा पूछी ही जाएगी पक्का। ललित निबंध है। शिरीष के फूल जो है कि जो है विधा क्या है? ललित निबंध है। अच्छा, इसको लिखा किसने है? द्विवेदी जी ने लिखा है। तो द्विवेदी जी से संबंधित जो बातें हैं वो जरा सुन लीजिएगा। तो देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो इनका जो जन्म है कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 को हुआ था। कब हुआ था? एकादशी थी, महीना श्रावण, यानी श्रावण शुक्ल एकादशी को हुआ था। और कहाँ हुआ था इनका जो जन्म? कहाँ? आरत दुबे का छपरा, जिला कौन सा? बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जो इनका नाम जो है, जो बचपन का नाम था, वैजनाथ था। ये नाम बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो बचपन का नाम क्या था? वैजनाथ द्विवेदी था। अच्छा, फिर सोचोगे कि इनको हजारी प्रसाद क्यों कहा गया? ये तो आपके मन में चिंता होगी ना। तो आपको होता है, जन्म के अवसर पर एक मुकदमा था, उसमें जो है 1000 रुपये की जीत हुए थे। यानी मुकदमे में जो है इनको जो 1000 रुपये जो है जीत हुई थी, जिस कारण इनको क्या कहा गया? हजारी। यानी इनका नाम क्या पड़ गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और वही आगे चल करके इनका नाम जो है स्थाई भी हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो है इनकी पत्नी का नाम क्या था? भगवती देवी। पुनः सुन लो, भगवती देवी के साथ इनका ब्याह हुआ था जब ये 20 वर्ष की अवस्था के थे तब। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य गुरु थे वो कौन थे? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। और इनकी जो रचनाएं बहुत पूछी जाती, वो हम बताएं आपको। वैसे तो बहुत सारी सी बातें हैं, लेकिन वो चर्चा ना करके सीधे सीधे आज का मेरा यही उद्देश्य इस वीडियो का है कि आपको जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ही मिल जाए कम समय में। देखो, इनके जो निबंध संग्रह हैं उसमें से खूब पूछा जाता है, अशोक के फूल पूछा जाता है। जो अशोक के फूल है वो किसकी रचना है? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। विचार और वितर्क पूछी जाती है इनकी। और कुटज जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कुटज। और इनके जो साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इनके जो उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, शिरीष के फूल, ये जो है एक ललित निबंध है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली भाग 9 में संकलित कल्पलता, जान दे ये लिया कहाँ से गया? ऐसा यदि आपसे पूछे तो आप बता सकेंगे कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। शिरीष के जो फूल है वो कहाँ से लिया गया है? कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। अच्छा, इसके माध्यम से उन्होंने बताया क्या? जैसे कहा कि कालिदास जी एक बहुत महान कवि हैं, अच्छे कवि हैं, शिरीष ने उन्हें प्रभावित किया। काम क्या? अच्छा, ये वृक्ष किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता, चाहे भयंकर लू हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो है ऐसी भयंकर गर्मी में, लू में भी वायुमंडल से रस प्राप्त करते हुए अदम्य जिजीविषा से पुष्पित होता रहता है। और ऐसी क्षमता अन्य किसी में नहीं हो सकती। किस में हो सकती? बस अनासक्त अवधूत में शायद हो जाए। जैसे कि कालिदास स्वयं हैं, यही वे शिरीष की कनेर और अमल ताश से तुलना करते हुए कबीर को भी याद उन्होंने किया। और कबीर क्या कहते हैं? अन्य के विषय में कहा, एक लाइन कही है
कहा कि 10 दिन फूले और फिर खंखर के खंखर। लाइन उन्होंने कही है, एक पंक्ति कही है, दिन 10 फूला फूल के खंखर भया पलास। ऐसी बात कहते हैं। द्विवेदी जी कहते कि जो सच्चा कवि, अच्छा कवि हो, सीरीज की भांति जो मस्त मौला रहना चाहिए, फक्कड़ होना चाहिए। इसके माध्यम से यानी शिरीष के फूल के माध्यम से त्याग, तपस्या, सहिष्णुता, पर दुख कातरता, स्थिर प्रज्ञता, अमित जिजीविषा को व्यक्त किया है। और अंत में गांधी जी की भी तुलना से इससे की है। इसके आगे देखिएगा हरिशंकर परसाई जी। देखो, हरिशंकर परसाई का जो जन्म है 22 अगस्त सन 1924 को, ध्यान रखें भैया, 22 अगस्त सन 1924 को मध्य प्रदेश के होरांगा जिले के जमानी नामक गांव में। वे अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 12-13 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपनी माँ को प्लेग रोग से मृत्यु की गोद में जाते हुए देखा। इस घटना ने उन्हें भीतर से तोड़ कर रख दिया। आर्थिक तंगी और बेबसी को उन्होंने उसी समय से महसूस करना शुरू कर दिया, जिस कारण ये मैट्रिक पास करने के बाद 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में इन्होंने नौकरी की और जबलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें साहित्यिक योगदान के लिए डीलिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया। और ये हरिशंकर परसाई सागर विश्वविद्यालय में मुक्ति बौद्ध पीठ के निदेशक भी रहे। और इनकी जो रचना है वो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और इनकी जो उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, क्या बताया, रानी नागफनी की कहानी। और दूसरी तट की खोज, अगला ज्वार और जल। अच्छा, कहानी संगति सुनिएगा। हंसते हैं रोते हैं, याद कर लीजिए भैया, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। एक लड़की 5 दीवाने, भोला राम का जीवन। और इनका जो संस्मरण है तिरछी रेखाएं हैं। सदाचार का तावीज, तो इसकी जो विधा क्या है वो है व्यंग रचना है। अच्छा, ये व्यंग रचना परसाई ग्रंथावली भाग 1 में संकलित है। जो ये कहानी है, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जो है भ्रष्टाचार की जो समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या का जो मूल कारण है उसको व्यक्त किया है, उसको ही बताया है। अच्छा, भ्रष्टाचार में व्यक्ति तब तक लिप्त रहता है जब तक उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है, और जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। और इस कहानी में जो है एक राजा के माध्यम से जो पारंपरिक कहानी है उससे पूर्ण बात कर दी। अच्छा, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के अनेक प्रयासों की चर्चा करते हुए उन्होंने एक तीक्ष्ण कटु सत्य को भी उजागर किया। अच्छा, भले ही व्यक्ति सदाचारी बनने की चेष्टा करता रहे, किंतु उसकी आवश्यकताएं उसे भ्रष्टाचार की राह पर ठेलने का प्रयास करती रहती हैं। और इस कहानी के अंत में जो राजा होता है वो जो है साधु से भ्रष्टाचार के कारण और उसके निदान का उपाय पूछता है। पुनः इस बात सुन लीजिएगा, जो राजा होता है, इस कहानी के अंत में जो बात कर रहा हूँ ना, जो राजा होता है वो साधु से भ्रष्टाचार का कारण और उसका निदान का उपाय जो पूछता है, निदान करना चाहता है कि ये हमारे यहाँ से जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाए। जो साधु भ्रष्टाचारी के मूल स्वभाव के लिए उसकी आत्मा की पुकार पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि इस आत्मा की पुकार में परिवर्तन कर दिया जाए, किसमें, आत्मा की पुकार में परिवर्तन के, तो व्यक्ति सदाचारी बन सकता है। राजा साधु को ही सदाचार का ताबीज बनाने का ठेका दे देते। देखो, एक बात है ना कि जहां ठेका है वहां क्या है, भ्रष्टाचार है। अच्छा, ताबीज पहला कर्मचारी भी माह के अंत में राजा से पैसे ले लेता इस कहानी में। और समाज की इस विसंगति को परसाई ने जिस तरह तीखी व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है, समझना भैया, किस शैली में प्रस्तुत किया है, व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया।
ये रचना हास्य और व्यंग के कारण जो है बहुत मार्मिक बन गई है। तो अगले आपके जो है लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो जो विष्णु प्रभाकर जी हैं, तो इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला था, और ये गांव पूछता है मीरनपुर गांव था। और कब हुआ था जन्म इनका? तो 21 जून सन 1912, 21 जून सन 1912। तो इनके द्वारा जो लिखी हुई जो रचना है लिखने का दर्द, और जो लिखने का दर्द है इसकी जो विधा क्या है? वो जीवनी है। क्या विधा है? जीवनी है। अच्छा, आगे की जो चर्चा है अगले वीडियो में करता हूँ।